मौर्य वंश का जो शासन काल रहा वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। अब मौर्य वंश की स्थापना से पहले मगध की क्या स्थिति है उसके बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पहले मगध पर नंदवंश के राजा धनानंद का शासन था। और यहाँ पे जो धनानंद है नंदवंश का, उसका शासन था, लेकिन वह शासन कैसा था उसके बारे में भी जान लेते हैं। धनानंद विलासी शासक था। अत्यधिक करों के कारण प्रजा दुखी थी। राज्य के लोग धनानंद के अत्याचारों से पीड़ित थे और यूनानी शासक सिकंदर का पश्चिमोत्तर भारत से आक्रमण। जब नंदवंश का शासन था, धनानंद का शासन था, तो उस समय ये समस्याएं वहां पे मगध में उत्पन्न थी। अब जनता क्या चाहेगी, इन जो समस्याएं हैं इनको दूर करने वाला कोई ना कोई शासक आए और प्रजा को मुक्ति दिलाए। तो ऐसी परिस्थिति में जो मगध के जो आवश्यकता है वो कैसे शासक की है कि धनानंद के अत्याचारों से प्रजा को मुक्त करवाए, ऐसा कोई शासक आए। सिकंदर के आक्रमण से मगध को बचाए, ऐसा कोई शासक होना चाहिए जो सिकंदर के आक्रमण से मगध को बचाए। प्रजा को असहाय कर भारों से मुक्त कराए। जो धनानंद ने अत्यधिक जो कर लगा रखे हैं और उनका वसूलने का जो तरीका है वो भी बहुत अत्याचारपूर्ण है, तो उनसे मुक्ति दिलाए। और चौथा है, मगध को एक सूत्र में बांधकर चक्रवर्ती सम्राट के आदर्श को पूरा करे। ऐसा वहां के मगध के लोग चाहते हैं, प्रजा चाहते हैं, और मगध को भी ऐसे शासक की आवश्यकता है। इसी दौरान चाणक्य के जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, प्राचीन तक्षशिला विश्वविद्यालय, वहां पे चाणक्य वहां का एक गुरु था, शिक्षक था, और उसी का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे आता है और धनानंद के अत्याचारों से प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए आता है। धनानंद को युद्ध में पराजित करता है, उसको मृत्यु के घाट उतार देता है और स्वयं यहाँ पे क्या बन जाता है, मगध का शासक बन जाता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। इस तरीके से यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो मौर्य वंश की जो स्थापना होती है, चंद्रगुप्त मौर्य जो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन करते हैं। उसके बाद में उनके पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक ये भी शासक बनता है और ये 272 से 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है। और इसका जो शासन रहा बहुत ही स्वर्णिम काल में गिना जाता है। और आपने नाम सुना होगा अशोक महान, वह यही अशोक महान के हम बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारी, ये तीनों शासक बहुत ही पावरफुल रहे हैं, इसलिए हम इनका पूरे वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे इनके बारे में। इसके अशोक के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर साबित हुए, इसलिए उनको सिर्फ अशोक के उत्तराधिकारी के नाम से नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये देखा कि मौर्य वंश की स्थापना से लेके उसके पतन तक जो शासक है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर मगध के सिंहासन पर बैठा। ये और व्यापक विजय अभियान के द्वारा उसने अखिल भारतीय साम्राज्य का निर्माण किया। अखिल भारतीय साम्राज्य का मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप की जो सीमा रेखा हमारे ऋग्वेदों में या वेदों में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे संपूर्ण भारत पे उसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। उसी को कहा गया है कि प्रथम अखिल भारत, क्योंकि इससे पहले किसी का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था जितना मौर्य वंश का आता है या चंद्रगुप्त मौर्य जितना साम्राज्य विस्तार करता है। तो इसीलिए कहा है कि प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। उसके बाद 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर आप सिकंदर महान का जो सेनापति, सिकंदर की मृत्यु के बाद में वहाँ का जो यूनान का जो शासक है इनका वो मतलब साम्राज्य डिवाइडेशन कर लेते हैं और अपने भारत के जो बिल्कुल लगता हुआ जो हिस्सा है यहाँ पे जो शासक बनता है वो बनता है सेल्यूकस निकेटर। ये उसका सेनापति था भारत में जब आक्रमण करने आया उस समय भी। तो ये सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बीच में युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, दोनों के बीच में संधि होती है और संधि के दौरान ये तय किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देगा। इसके बदले में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर किसको देगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। इसके बाद दूसरी कंडीशंस ये रखी कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री है हेलेना, इसका विवाह किससे कर दिया जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। तो इस तरीके से ये विवाह हो गया और ये भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह
माना जाता है। इसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और इसी मेगास्थनीज ने यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। आगे हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य हम देखते हैं तो यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे होंगे भारत का लगभग पूरा एरिया, यहाँ का पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यह भी किसमें सम्मिलित है, इसके मौर्य साम्राज्य में, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है इसमें सम्मिलित है। यहाँ पे आप ये सिंधु नदी देख रहे हैं, सिंधु नदी के पश्चिम की तरफ, ये जो सिंधु नदी है इसके पश्चिम की तरफ पहले सेल्यूकस निकेटर जो है इसका शासन था, लेकिन अभी आपने देखा 305 के युद्ध के बाद ये हिरात, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, मेखलान, ये सारा का सारा प्रदेश किसके पास में आ गया, चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आ जाता है। इस तरीके से ये अखिल भारतीय जो साम्राज्य की स्थापना करता है कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके आगे हम बात करें तो तमिल में ग्रंथ है अहनानरू और मुन्नानरू, इनसे हमें ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वह दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। और इसका दूसरा पक्ष हमें यह भी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब अपने अंतिम समय का मतलब राज करने के बाद में 298 ईस्वी में जब वह अपना साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप कर स्वयं जैन मुनि है भद्रबाहु, उनसे दीक्षा लेते हैं और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला जो मैसूर है वहाँ पे उपवास के द्वारा अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। इससे हमें ये भी लगता है कि यदि वह मैसूर श्रवण बेलगोला यहाँ पे गए हैं तो नेचुरल है वह अपने साम्राज्य में ही गया होगा। इस तरीके से दक्षिण भारत में मैसूर तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो इस तरीके से हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य के बारे में। बिंदुसार जिनका शासन 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक मगध का शासन रहा है, साम्राज्य रहा है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं। बिंदुसार के अनेक ग्रंथों में अनेक नाम मिलते हैं। तो यूनानी जो साहित्य है उसमें अपन बात करें तो बिंदुसार का नाम मिलता है एमित्रोचेटस, और एमित्रोचेटस का मतलब संस्कृत में देखते हैं तो होता है एमित्रघात, और एमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। वायु पुराण जो अपने वैदिक साहित्य है उसके वायु पुराण में बिंदुसार का नाम मिलता है भद्रसार, और जैन ग्रंथ जो या जैन साहित्य जो है उसमें बिंदुसार का नाम मिलता है सिंहसेन, और जिसका मतलब होता है दुर्बल या विलासी नहीं। इस तरीके से इन नामों से हमें पता चलता है कि बिंदुसार भी बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली शासक रहा है। अब इसके साम्राज्य विस्तार की हम बात करें तो दक्षिण भारतीय क्षेत्रों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। बिंदुसार जो शासक है इसने मगध के साम्राज्य का विस्तार किया, दक्षिण के जो प्रदेश हैं उनको अपने साम्राज्य मगध के साम्राज्य में या कहें मौर्य साम्राज्य में मिलाया। इसके समय में विदेशों के राजदूत भी बिंदुसार के दरबार में थे। तो कौन कौन से बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत थे उनके अनुसार बात करें तो स्ट्रोबो के अनुसार, स्ट्रोबो जो अपने पुस्तक में लिखता है कि यूनानी शासक एंटियोकस ने अपने डायनोमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ये मेगास्थनीज जो पहले यूनान के शासक का राजदूत था उसके स्थान पे आते हैं। और प्लिनी के अनुसार मिस्र के नरेश फिलाडेल्फस डियानीसियस को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजते हैं। इस तरीके से बिंदुसार के जो विदेशों के जो शासक हैं उनसे भी काफ़ी लिंक रहे हैं, आपस में उनसे व्यवहार रहा है। इसके आगे हम बात करें दिव्यदान मतलब बहुत साहित्य जो ग्रंथ है उसके अनुसार हम बात करते हैं तो बिंदुसार के समय में 2 तक्षशिला में विद्रोह हुए। प्रथम विद्रोह को बिंदुसार अशोक को भेजता है और वहां पे जो विद्रोह है उसको दबाता है अशोक। दूसरा जो विद्रोह होता है उसमें बिंदुसार अशोक को फिर भेजना चाहता है, लेकिन अमात्य वर्ग कैसे भी करके अशोक को तो रोक लेते हैं और सुसीम जो राजकुमार है इसको तक्षशिला का द्वितीय विद्रोह दबाने के लिए भेजते हैं। कारण इसका यह है कि बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था सुसीम को, लेकिन अमात्य वर्ग जो उत्तराधिकारी चाहता था या शासक बनाना चाहता था वह अशोक को बनाना चाहता था। इसलिए अंतिम समय था बिंदुसार का, और उसी समय तक्षशिला में जब विद्रोह होता है
तो जो अमात्य वर्ग जो है वह क्या करता है, अशोक को रोकता है और सुसीम को वहां पे भेज देता है। इसी दौरान सुसीम वापस विद्रोह दबा के आता नहीं, उससे बिफोर ही बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अमात्य वर्ग मिलकर राज्य पे जो शासक किसको बना देता है, अशोक को बना देता है। और इस तरीके से कि उत्तराधिकारी तो कहाँ पर है, तक्षशिला में, और अशोक को अमात्य वर्ग शासक बनाता है। इसको कहा जाता है राज्यारोहण सम्राट अशोक। अशोक 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक यहाँ पे शासन करता है। तो बात जान लेते हैं कि जैसे कि अभी मैं बता भी चुका हूँ कि अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया, किसके, जैन अनुश्रुति के माध्यम से। जैन अनुश्रुति से हमें ये ज्ञात होता है कि बिंदुसार अपना उत्तराधिकारी तो घोषित करता है सुसीम को, लेकिन जो शासक बनता है वो बनता है अशोक। इसका मतलब है बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध क्या बनता है, शासक बनता है। इसके आगे राज्यारोहण 273 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। इसका मतलब मैं समझाऊं कि जिस तरीके से वह बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध यहाँ पे शासन पे अपना अधिकार करता है, वह तो कहलाता है राज्यारोहण, जो 273 ईसा पूर्व में हो जाता है। लेकिन वहां पे सुसीम जो है उसके भी कुछ समर्थक होंगे, वह नहीं चाहते कि अशोक जैसे शासक बने, तो कुछ तो समर्थक सुसीम के होंगे, कुछ अशोक के होंगे। तो जब तक उन सबको मतलब एक मगध में जो अस्थिरता पनपी, उसको शांत करने में लगभग इसको 4 वर्ष का समय लग गया। उसके बाद जितने भी उसके जैसे स्टेट्स के अंदर जो गवर्नर थे, जो प्रांतीय जो शासक थे, उन सब ने भी जब इसको स्वीकार कर लिया शासक, तो उसके बाद में वह अपना राज्याभिषेक करवाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि राज्याभिषेक कब हुआ, 269 ईसा पूर्व। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को अलग अलग समझ लीजिए कि जब बिंदुसार की मृत्यु होते ही तुरंत जो शासन पे अधिकार करता है वो तो कहलाता है राज्यारोहण, और उसके बाद जब वह अपने सिंहासन पे विधिवत रूप से बैठता है तो उसको कहता है राज्याभिषेक, मतलब राज्याभिषेक करवाने के बाद। अब बात करते हैं अशोक के नामों की कि वहां पे ग्रंथों में या अभिलेखों में अशोक का क्या नाम मिलता है। तो अभिलेखों में अशोक का नाम मिलता है दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की, गुर्जरा, उद्देगोलम और नेटोर। बहुत सारे अशोक ने अभिलेख लिखवाए, लेकिन केवल और केवल ये 4 ही अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो फिर बाकी में क्या मिलता है, बाकी में देखिए अभिलेखों में अशोक को देवनामपीय या देवनामपीयदशी की उपाधियों से विभूषित किया गया है। जिस तरीके से अब मान लो अभिलेख उन्होंने लिखवाया, तो उसमें प्रारंभ में ये लिखवाया कि राजा देवनामपीय या देवनामप्रियदशी ऐसा चाहते हैं। तो इस तरीके से जो प्रारंभ किया उसमें बाकी सब में तो इन उपाधियों का प्रयोग किया गया है, केवल इन 4 के अंदर अशोक का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज सम्राट अशोक या राजा अशोक ऐसा चाहते हैं। आगे बात करूं, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक जो है वो राज्याभिषेक जब हुआ और उस अभिलेख के अंदर ये शिलालेख जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि वह अपने आप को बुद्ध शाक्य कहते हैं। क्यों कहते हैं बुद्ध शाक्य? आपको जैसा कि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध शाक्य गणराज्य, महात्मा बुद्ध के जो पिता हैं वो कहाँ के शासक हैं, शाक्य जो गणराज्य हैं वहाँ के प्रमुख होते हैं। और इसीलिए अशोक अपने आप को महात्मा बुद्ध और उसका जो कुल है शाक्य उससे जोड़ता है, मतलब शाक्य गणराज्य से जोड़ता है कि मैं उसी कुल अपना संबंध उससे स्थापित करना करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बुद्ध शाक्य कहा है। इसके बाद में बात करते हैं उसके परिवार की। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ। इनसे एक पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। विदिशा की जो राजकुमारी थी उससे अशोक का विवाह हुआ और उससे एक पुत्र जो पुत्री की जन्म हुआ, जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भी जाते हैं, पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र। अशोक की रानी का नाम कारुवाकी मिलता है, कहाँ पे? अभिलेखों में। हो सकता है उसके रानियां कई हो रही होंगी, लेकिन जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो अभिलेखों से प्राप्त होते हैं, और अभिलेखों में जो अशोक की रानी का नाम मिलता है वो मिलता है कारुवाकी। इसके आगे बात करें साम्राज्य विस्तार की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष
कश्मीर व खोतान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बात कर रहे हैं राज्याभिषेक। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व। इसका मतलब 7 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे ईसा पूर्व चल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इसमें से तो माइनस करेंगे, लेकिन वो बाद का समय होगा। तो 262 ईसा पूर्व में अशोक ने कश्मीर और खोतान को अपने मगध साम्राज्य में मिला लेता है और साम्राज्य का इस तरीके से विस्तार करता है। आगे देखते हैं। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करते हैं। उस समय वहां का शासक जो है कलिंग का, वो है नंदराज, और यह हमें पता चलता है हाथी गुम्फा अभिलेख से। कलिंग, फिर वही बात, 8वें वर्ष, इसका मतलब 269 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं और हाथी गुम्फा अभिलेख से यह हमें पता चलता है कि उस समय वहां का शासक नंदराज हुआ करता था। शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य व केरल को सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताया गया है और शिलालेखों में यह स्पष्ट किया गया है कि जो चोर, चेल और जो पांड्य शासक है वो सीमावर्ती प्रदेश है, मतलब वो स्वतंत्र राज्य है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य हैं ये मगध में सम्मिलित नहीं है। इसके आगे बात करते हैं उसके शस्त्र त्याग की। कलिंग नरसंहार से अशोक विचलित, श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव से बौद्ध धर्म में दीक्षित। कलिंग का जो युद्ध हुआ 261 ईसा पूर्व, उस समय का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और लाखों की संख्या में ही वहां पे उनके मतलब अपाहिज हो गए। जब वह अपने आप को बहुत ही महान सम्राट समझ रहा था कि कलिंग जो राज्य है वह मगध में नहीं मिलना चाहता था, लेकिन मैंने युद्ध के नौक पे उसको हरा दिया, पराजित कर दिया और उस कलिंग जो राज्य है उसको मैंने मगध साम्राज्य में मिला लिया। ये बात अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता है, लेकिन बौद्ध धर्म के निग्रोध और उपगुप्त उसको समझाते हैं कि महाराज आप अपने आप को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं कि मैंने कलिंग जैसे साम्राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन आप नहीं जानते कि आपकी जीत हुई है या हार। आप चलिए मेरे साथ, जहां पे युद्ध हुआ था वहां पर आपको पता चल जाएगा कि आप जीते हैं या हारे हैं। अशोक को लेके जाते हैं युद्ध स्थल पे, वहां पे देखते हैं चारों तरफ लाशें पड़ी हैं और कुछ लोग अपाहिज हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है और चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। और इस दृश्य को देख के अशोक का मन विचलित हो जाता है और उसके बाद वह ग्रहण करता है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म की शिक्षा कौन देता है? उपगुप्त, और उन्हीं के प्रभाव से वह बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है। जब बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाता है तो उसके बाद वह भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा करते हैं। क्या है भेरी घोष और धम्म घोष? भेरी घोष का मतलब आपने देखा होगा, जब भी युद्ध प्रारंभ होता है तो उससे पहले या तो कोई शंखनाद किया जाता है या इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक इस तरीके की जिसको बजाने का जो यंत्र होता है उसको आवाज मारते हैं और जिससे ये स्पष्ट करते हैं कि अब हम आक्रमण करने वाले हैं, जिसको कहा है भेरी घोष। और उसके बाद में धम्म घोष। धम्म घोष का मतलब लोगों के सेवा से संबंधित कार्य करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि धम्म से संबंधित अभी अशोक का धम्म क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि वह उसने सदा सदा के लिए अपने इस युद्ध नीति को त्याग दिया और क्या ग्रहण कर लिया? धम्म घोष ग्रहण कर लिया, लोगों की सेवा करने का जिम्मा उठा लिया। उसके बाद बात करें राजतरंगिणी कल्लन। राजतरंगिणी जिसका राइटर है कौन? कल्लन के अनुसार पूर्व में अशोक शिव का उपासक और बाद में मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है या बौद्ध धर्म में आ जाता है। अपने भारतीय इतिहास को जब देखते हैं तो इतिहास की सबसे प्रथम जो पुस्तक मानी जाती है, जो बिल्कुल इतिहास के जो पॉइंट्स हैं या कहें कि इतिहास के जो मानक हैं उनको परिपूर्ण करती है, और वह पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसको कश्मीर के कल्हण ने उसको लिखा था, उसके राइटर हैं। और उसमें ये लिखा हुआ है बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शिव का उपासक था और उसके बाद मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव से बौद्ध धर्म ग्रहण करता है। ये बात कहाँ लिखी हुई है? राजतरंगिणी जो ग्रंथ है उसमें।
उसके आगे बात करें कि उसका निर्माण कार्य क्या है। निर्माण कार्य में हालांकि बहुत सारे उसने शिलालेख, गुहाएं, अलग अनेक निर्माण करवाए, स्तूपों का निर्माण करवाया, लेकिन यहाँ पे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 गुहाओं का निर्माण के बारे में बात की गई है। हालांकि इन शिलालेखों से संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसका बटन आपको आई लिंक में मिल जाएगा, आप वहाँ पे उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो निर्माण कार्य में 4 गुहाओं का निर्माण करवाया। कहाँ पे? बराबर की पहाड़ियों में, ये पहाड़ी का नाम है, तो वहाँ पे निर्माण करवाए। क्यों? कारण सुदामा, विश्व झोपड़ी और चापर, ये 4 जो गुफाओं के नाम है, इनका निर्माण करवाया गुहाओं का। और इन गुहाओं का निर्माण क्यों करवाया? आजीविकों के निवास हेतु, आजीविक संप्रदाय के जो भिक्षु हुआ करते थे उनके लिए ये निर्माण करवाया था। और इसी के साथ में मैं आपको एक बात और बता देता हूं, यहीं पे ये 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, लेकिन प्रथम ये जो मैंने 3 रेड कलर में है, कर्ण, सुदामा और विश्व झोपड़ी, इसके अंदर वहां पे लेख भी लिखे मिलते हैं, लेकिन इस चापर गुहा है, इसके अंदर कोई लेख नहीं मिलता है। इसके आगे बात करें उसकी धम्म यात्राओं की, तो राज्याभिषेक के 10वें वर्ष वह बोध गया की यात्रा करते हैं। बोध गया की यात्रा क्यों करते हैं, ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आया होगा, लेकिन उसका जवाब मैं बता देता हूं। क्योंकि बोध गया, महात्मा बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होती है, और इसीलिए अशोक भी राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बोध गया की यात्रा करता है। और 20वें वर्ष लुम्बिनी मतलब कपिल वस्तु की वह यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे महात्मा बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, इसलिए वह 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। और जब वहाँ पे यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे एक घोषणा करते हैं। घोषणा ये करते हैं कि ये महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण मैं यहाँ का जो भूमि कर है वो 1/6 से घटाकर 1/8 करता हूँ। इस तरीके की उसने घोषणा की। यह हमें कैसे पता चला? क्योंकि वहां पे रूमनदेही जो अभिलेख है उसमें स्पष्ट किया गया है कि अशोक ने जब 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा पे आता है, अपनी धम्म यात्रा पे आता है, तो जब महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली होने के कारण यहाँ की भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी गई। और ये है वीडियो के अंदर विशेष तौर से हम अशोक के धम्म के बारे में बातचीत करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं, और इसको बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ये वीडियो कुछ विशेष होने वाला है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में अशोक का दम है क्या चीज। बात करते हैं अशोक का धम्म क्या है। धम्म जो शब्द है, ये संस्कृत भाषा का जो धर्म शब्द है उसी का प्राकृत भाषा में जो रूपांतरण है वही कि धम्म है। उसके बाद में लेकिन ये अशोक का धम्म क्या है? अशोक ने बताया कि मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का उसने प्रतिपादन किया, अशोक जो सम्राट है उसने, उसी को क्या कहा जाता है? धम्म। लेकिन हमें कैसे पता चला, कहां से पता चला? अशोक स्वयं ये प्रश्न करता है। कौन से? दूसरे और तीसरे जो 7वां अभिलेख है इनमें स्वयं ये प्रश्न करता है कि कीचू धम्मे, मतलब धम्म क्या है, और इसी का जवाब भी वह स्वयं देता है। कौन से? इसी अभिलेख के अंदर दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के अंदर ही ये अपना जवाब देता है। क्या देता है? अपासिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचिए माधवे साधवे च। ये इस प्रकार से अपना प्रश्न का जवाब देता है कि धम्म क्या है। धम्म यह है जो यहाँ पे बताया, लेकिन इसका मतलब क्या है वो आपको मैं समझा देता हूं। अपासिन्वे का मतलब अल्प पाप, अल्प पाप कीजिए। बहु कयाने अत्यधिक कल्याण के कार्य करना। दया, दान, सच्चे का मतलब सत्यवादिता, सत्य बोलो। सोचिए, पवित्रता मतलब अपने मन में पवित्रता रखिए, अच्छे विचार रखिए। माधवे, मर्दुता, बोलने में बिल्कुल मीठे वचन बोलिए, मर्दुता होनी चाहिए उसमें। साध्वे, साधुता होनी चाहिए, मतलब उसमें अच्छे विचारों का संचार होना चाहिए। दूसरे के प्रति हमेशा त्याग करने की भावना होनी चाहिए, दूसरे की रक्षा करने की भावना होनी चाहिए, यही है साधुता। और इन सबको क्या कहा है? धम्म कहा है। यह है अशोक की डेफिनेशन कि धम्म क्या है। इसके बाद में लेकिन अशोक ने आगे और बताया है इसी अभिलेखों के में कि इन गुणों का व्यवहार में लाने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं। उसने कहा है कि ये जो मैंने धम्म की डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, जो इसमें बातें बताई है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने के लिए आपको ये काम करने आवश्यक है। इन बातों का होना जरूरी है। क्या? साधु स्वभाव,
उसका जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, साधु जैसा होना चाहिए, मतलब दूसरों के कल्याण के कार्य करने वाला, दूसरों के बारे में अच्छे सोचने वाला, कल्याणकारी कार्य करना। और वह हमेशा कार्य करे, कैसे करे, कल्याणकारी, लोगों के कल्याण हो जिससे। पाप रहित होना, पाप नहीं करे। व्यवहार में मर्दुता लाना, व्यवहार में बिल्कुल मीठे वचनों से सबका मन हर ले, मतलब अच्छे वचन बोले। दया रखे, दान करे। सुचिता रखना, वही अच्छे विचार रखे। प्राणियों का वध नहीं करना, प्राणी जो भी हैं वो बहुत सारे मूक प्राणी भी हैं, और जैसे जो पशु वगैरह हैं इनके प्रति भी अपना अच्छा विचार रखे और उनका वध नहीं करे, क्योंकि बहुत सारे यज्ञों के अंदर आपको पता है बलि वगैरह दी जाती है, अन्य भी जैसे भोजन में भी यूज करने के लिए, तो ऐसे प्राणियों का वध नहीं करे। माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा का मानना, मतलब अपने से जो भी बड़े हैं उनके जो आज्ञा देते हैं उसको मानना चाहिए। गुरु के प्रति आदर, ध्यान रखें आप लोग भी गुरु के प्रति बिल्कुल आदर रखें, जो गुरु बताता है उस पर जरूर गौर करें। और यहाँ पे भी आपने देखा होगा अशोक भी यही कह रहा है कि धर्म क्या है, गुरु के प्रति आदर। मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार करना। यहाँ पे आपको श्रमणों के बारे में मैं बता देता हूँ, श्रमण क्या होते हैं। जैसे बौद्ध जो धर्म है उसमें कुछ लोग तो मठों में रहते हैं, अपना धर्म का प्रचार करते हैं, और कुछ लोग गृहस्थ होते हैं। जो गृहस्थ होते हैं उनको श्रमण कहा जाता है, और जो मठों में केवल और केवल धर्म प्रचार के लिए ही रहते हैं, परिवार से कोई लेना देना नहीं, वो भिक्षु और भिक्षुणी कहलाते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और फिर बौद्ध धर्म का पालन करते हैं वो श्रमण और श्रमणिकाएं होती हैं। तो उनके प्रति क्या है, दानशीलता और उचित व्यवहार करें। इसके आगे तीसरे अभिलेख के अनुसार ये भी लिखा है कि धम्म में अल्प संग्रह, मतलब ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, वह अल्प व्यय और कम मात्रा में व्यय करना चाहिए। यह भी क्या है, धम्म का ही एक पार्ट है। इस तरीके से अशोक ने अपने धम्म के बारे में विस्तार से बताया है। शायद ये पूरी चीजें आपको अच्छे से आपके बुक में नहीं मिल पाएगी, इसलिए इस वीडियो को इसीलिए कह रहा था मैं पूरा देखें, ध्यान से देखें, गौर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे भाब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। अभी वर्तमान में ये भाब्रू शिलालेख, ध्यान रखें, कलकत्ता का जो म्यूजियम है आर्कियोलॉजी का उसमें रखा हुआ है। आगे बात करें, सांची रायसेन मध्य प्रदेश व सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। इसमें अशोक कहता है, जो यहाँ पे महामात्रों की जो उसने एक मंत्री का पद है, इसको ये आदेशित किया गया है कि यदि कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी जो मठों में रहकर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, यदि बौद्ध धर्म को कोई भी नुकसान पहुंचाते हैं या उसके खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, तो उसको तुरंत महामात्र जो है, ये महामात्र है, ये क्या करेगा, उनको मठों से बहिष्कृत कर देगा, बाहर निकाल देगा। ऐसा उसने आदेश किया है। आगे प्रथम शिलालेख में यह घोषणा की गई है कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए। साथ ही अशोक ने यह भी घोषणा की है प्रथम शिलालेख में कि कोई भी व्यक्ति यज्ञों के लिए पशुओं की बलि नहीं देगा, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वध नहीं करेगा। इसके आगे धम्म यात्रा, अशोक से पूर्व विहार यात्राएं राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक के शासन बनने से पहले या कहे बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले सभी जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे, या मगध की भी बात करें तो इससे पूर्व जितने भी शासक हुए हैं सारे क्या करते थे, विहार यात्राएं करते थे। और विहार यात्रा में क्या करते, जो भी जंगली जानवर वहां पे जंगल में दिखाई देता उनका क्या करते, शिकार करते। लेकिन अशोक ने इसके स्थान पे, विहार यात्रा के स्थान पे क्या प्रारंभ किया, अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया कि कोई भी शासक क्या करेगा, विहार यात्राएं नहीं करेगा, जंगलों के अंदर जो जानवर हैं या जो भी जंगली जानवर उनका शिकार नहीं करेगा, क्या करेगा, धम्म यात्राएं करेगा। क्या है धम्म यात्राएं, उनके बारे में बताता हूं। धम्म यात्रा में बौद्ध स्थलों की यात्रा ब्राह्मणों, श्रमणों व वर्दों का स्वर्ण दान करता था। और ये धम्म यात्रा का मतलब जितने भी बौद्ध धर्म से संबंधित जहां पे भी पवित्र जो स्थल हैं उनकी यात्रा करेगा, और उस यात्रा के दौरान कोई ब्राह्मण है, श्रमण है या वृद्ध लोग हैं, उनको क्या करेगा, स्वर्ण दान करेगा। ऐसी प्रथा किसने चलाई, महान जो सम्राट अशोक है इसी ने चलाई। इसके बाद में बात करें अनुसंधान की,
राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों और रज्जुकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अशोक ने अपने साम्राज्य के जितने भी मंत्री समझ लीजिए और या फिर उनके जो भी कर्मचारी जो थे, उन ये सारे जिनके नाम प्रादेशिक, रज्जु के युक्तकों, ये सारे उनके मंत्रियों का पद का नाम है। तो उनको क्या आदेशित किया गया है, हर 5 साल में वह अपने राज्य में क्या करेंगे, धम्म यात्रा करेंगे, धर्म के प्रचार के लिए जाएंगे, और जिससे इस जो क्रियाकलाप है पूरा के हर 5वें वर्ष वह धर्म का प्रचार करने के लिए राज्य में जाएंगे, इसी को कहा है अनुसंधान। इसके आगे बात करें, धम्म महामात्र। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। सम्राट जो अशोक है उसने अपने यहाँ पे अपने राज्य में धर्म का विशेष ध्यान रखने के लिए या धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति की या एक पद स्थापित किया, उसी का नाम था धम्म महामात्र। और उसके क्या मुख्य कार्य थे, धर्म का प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना, कि लोगों को धर्म के लिए क्या करना है, मतलब कल्याणकारी जो भी कार्य हैं उनके लिए प्रोत्साहित करना, कारावास में कैदियों को मुक्त करना या सजा कम करना, वह उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये इसके धम्म महामात्र जो मंत्री है इसका कार्य था। और ये जो पहली बार अशोक ने ही अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में ये पद स्थापित किया था। इस तरीके से हमने इस वीडियो में जाना कि अशोक का धम्म क्या है और उसने धम्म के जो प्रचार प्रसार के लिए कौन कौन से पदों का यहाँ पे स्थापित किया, और जो धम्म यात्रा है, अनुसंधान है, इसके बारे में हमने इस वीडियो में जाना। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक के बारे में अध्ययन कर रहे थे, और पिछले वीडियो में आपने अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन किया। यदि आप उसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सम्राट जो अशोक है उसके अभिलेखों के बारे में, और उसके शासन काल में जो विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ उसके बारे में। अशोक का जो शासन काल था उस समय जो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, उसमें तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, और उसकी जो अध्यक्षता की वो बौद्ध भिक्षु मोगलीपुत्र तिस्से ने की। और इस संगीति में यह तय किया गया कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हो गया है और अब क्या करना चाहिए, भारत के अलावा अन्य देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसी कड़ी में अशोक के जो पुत्र हैं महेंद्र, वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ से पाटलिपुत्र से कहाँ जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं। श्रीलंका में जाने के बाद में वह वहाँ के शासक से मिलते हैं, उनको बौद्ध धर्म की बातें बताकर उसको प्रभावित करते हैं, और वहाँ का जो शासक है तिस्से, वह ये जो महेंद्र है इसी से बौद्ध धर्म की दीक्षा भी ग्रहण कर लेते हैं, और इस बौद्ध धर्म को वहाँ का राजकीय धर्म भी घोषित कर देते हैं। उसके बाद जब महेंद्र वहीं पे रहा और उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, ये जो शासक तिस्से है महेंद्र से इतना प्रभावित हुआ और उसके द्वारा बताई गई जो अशोक की बातें हैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि जिस तरीके से भारत में सम्राट अशोक ने अपना जो उपाधि है वो धारण कर रखी थी, देव नाम प्रिय, ठीक उसी तरीके से जो श्रीलंका के जो शासक है तिस्से, उसने भी देव नाम प्रिय की उपाधि धारण कर ली। तो इस तरीके से भारत के अलावा श्रीलंका में जो अपने सिलेबस में इतना ही दे रखा है उसके अनुसार अपना ये बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार का जो चैप्टर है ये पूरा होता है। अब इसके आगे बात करते हैं हम अशोक के अभिलेखों के बारे में। अशोक के जो अभिलेख हैं, अब इनके बारे में सबसे पहले तो ये विचार करें कि सम्राट अशोक इन अभिलेखों की आवश्यकता क्या हुई, यह भी तो विचार आपके दिमाग में जरूर आया होगा। तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करें, अपन डिस्कस करें। ध्यान रखें, वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि ऐसी बातें जो मैं आपको बिल्कुल ब्रेन में अच्छे से फिट कर दूंगा, आपको समझा दूंगा, तो ये जो चीज़ें हैं ये बुक्स में जल्दी से आपको नहीं मिल पाएगी। इस क्यों, और
10th की आप बुक देख पा रहे होंगे, इसमें तो बहुत छोटा सा वर्णन किया हुआ गया है जिसके बारे में अपन बहुत ज़्यादा नहीं समझ पाते, इसलिए यहाँ पे वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो उसको आवश्यकता हुई प्रजा को संबोधित करने के लिए, इसलिए शिलालेख उसने बनवाए या कहें कि अभिलेखों की आवश्यकता हुई। लेकिन सम्राट जो अशोक है, इससे पहले भी बहुत सारे शासक हुए, उन्होंने तो नहीं लगवाए। तो लेकिन फिर अशोक को ये आइडिया कहाँ से आया, ये विचार कहाँ से आया उसके, या कहाँ से प्रेरणा मिली? ये ईरान के एक राजा हैं या शासक है जिसका नाम है दारा प्रथम या डेरियस प्रथम। इन्होंने 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वहाँ पे शासन किया था, और ये ईरान के जो हकामनी वंश है इसके राजा हुआ करते थे, मतलब या इसी वंश में पैदा हुए थे। इनको जो जाना जाता है वो इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता और इन शिलालेखों के लिए ही जाना जाता है। जब अशोक को ऐसी बातें पता चली तो उसने विचार किया कि क्यों नहीं मैं मेरी राज्य जो आदेश है, जो प्रजा के लिए जो संबोधन है, वो मैं भी शिलालेखों पे लिख के यहाँ पे स्थापित करवा दूं। तो ये दिमाग यहाँ से कहाँ से प्राप्त होता है? दारा प्रथम से। उसके आगे हम बात करें, भारत में अशोक के जो शिलालेख हैं अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि में है, और पश्चिमोत्तर भारत में मानसेरा और शाहबाज गड्डी से जो प्राप्त अभिलेख हैं वो किस में है? खरोष्टी लिपि में। आइए बात करते हैं इस मैप में। यहाँ पे आपको ये पूरा भारत दिखाई दे रहा है जिसमें अशोक का ये साम्राज्य, ये पूरा अशोक का साम्राज्य है। यहाँ पे ये पूरा क्षेत्र, इसमें इस पश्चिमोत्तर मतलब वर्तमान पाकिस्तान को अपन छोड़ दें तो यहाँ पे भारत में उसने जो अभिलेख लिखवाए वो लिखवाए ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और यहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत में उसने लिखवाए खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। अब ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में थोड़ा सा अंतर है, वो देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। ऐसा क्यों करवाया? सारे एक ही तरीके की भाषा में, या तो ब्राह्मी में या खरोष्टी में भी तो लिखवा सकता था। लेकिन कारण क्या है? अशोक ये बात समझता था, जानता था अच्छे से कि हमें अभिलेख जो स्थानीय जो भाषा है उसको ध्यान में रखते हुए उसी भाषा के अंदर हमें जो अभिलेख उत्कीर्ण करवाने हैं। इसलिए भारत में उसने प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में उसने उत्कीर्ण करवाए, और जो वर्तमान जो पाकिस्तान का जो हिस्सा आ गया, अफगानिस्तान का हिस्सा आ गया, यहाँ पर उसने प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके आगे हम बात करते हैं। टोपरा से दिल्ली स्तंभ पर 7 लेख उत्कीर्ण है। दूसरे तीसरे अभिलेख में यवन नरेश ऑन्टियोकस द्वितीय का उल्लेख, और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेस। इन दोनों बातों को मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझाता हूँ। पहले ये बात करते हैं जेम्स प्रिंसेस। जेम्स प्रिंसेस ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा। कैसे पढ़ा? उसके पास क्या टेक्निक आ गई? इसका टेक्निक क्या थी कि जिस तरीके से आपने आधुनिक सिक्के देखे होंगे उस वो कैसे हैं? द्विभाषा में लिखे हुए हैं, 2 भाषाओं में। कैसे? हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी अंग्रेजी दो भाषाएं लिखी है। जैसे एक तरफ उसमें भारत लिखा है हिंदी में और एक तरफ लिख रखा है इंग्लिश में, इसका मतलब दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक इसी तरीके से जेम्स प्रिंसेस ने भी क्या किया, जो द्विलिपीय जो भाषा में जो सिक्के थे उस समय के, उसके आधार पर उसने इसके अभिलेखों को पढ़ा। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके आगे बात करते हैं अब इनके अभिलेखों की। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण, हालांकि ये आपके चैप्टर के अंदर नहीं दे रखा, लेकिन आप जिस तरीके से, मैं इसके थोड़ा सा वर्णन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये अच्छे से समझ में आ जाएगा हमेशा के लिए, नहीं तो आप छोटे से पार्ट में कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और गौर से देखें, ध्यान से देखें। अशोक के अभिलेखों का वर्गीकरण। अशोक के जो अभिलेख हैं उनको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले देखो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। यहां से तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। शिलालेख इसका मतलब शिलाओं पे है, स्तंभ लेख इसका मतलब कोई पिलर बना के उस पे लिखे हैं, और गुहालेख गुहाओं में है, केव में है।
लेकिन ये शिलालेख जो है ये भी फिर दो भागों में अपन ने डिवाइडेशन किया है। कौन सा? चतुर्दश शिलालेख। चतुर्दश शिलालेख का मतलब ऐसी शिलाएं हैं जिन पे 14 लेख उत्कीर्ण हैं, और ये जो 14 लेख उत्कीर्ण वाली जो शिलाएं हैं ये भारत में 8 स्थानों पे मिली हैं, और प्रत्येक चट्टान पर जो 14 लेख उत्कीर्ण है और जो एक चट्टान पे जो उत्कीर्ण है वही बाकी जो 8 स्थानों पे मिली है, मतलब सभी में एक जैसा मैटर है। जिस तरीके से यहाँ पे एक चित्र में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक शिला है और इसी के अंदर आपको ये पार्टीशन दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। दिखाई दिया? इस तरीके से यहाँ पे जैसे मान लो 1 नंबर का जो मैटर इसमें लिख रखा है, वहीं पे अन्य स्थान पे जो शिला है उस पे भी ऐसे लिखा रखा है, ये 2 3 इस तरीके से ये 14 बॉक्स बने हुए हैं, 14 खंड बने हुए हैं और उनमें कुछ बातें लिखी हुई है यहाँ तक की बात। और लेकिन एक शिला पे जो लिखी है वही दूसरी पे भी लिखी है, मतलब सेम बातें लिखी है। यहाँ पे समझ में आ गया आपको चतुर्दश शिलालेख। इसके बाद में बात करता हूँ लघु शिलालेख। ये जो लघु शिलालेख हैं ये भारत में लगभग 21 स्थानों से पाए गए हैं। इसमें पे 1 लेख या 2 लेख हैं, अधिकतम 2 और वरना 1 लेख है। जैसे भाबरू का शिलालेख, इसमें ये जो तस्वीर आपको दिखाई है, ये पिक्चर जो देख रहे हो ये भाबरू शिलालेख की है, पट्टिका की तरह है ये। कल मैं बता चुका हूं कि भाबरू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता में जो म्यूजियम है उसमें रखा हुआ है, मतलब एक तरह से ये शिलापट की तरह है और यहाँ पे 1 या 2 लेख लिखे हुए। यह है लघु शिलालेख। इसके आगे हम बात करें स्तंभ लेख। स्तंभ लेख को भी 2 भागों में डिवाइड किया है, एक स्तंभ लेख, एक लघु स्तंभ लेख। स्तंभ लेख यहाँ पे जो रखे हैं मैंने, ये बड़े, जो इनकी लेंथ अधिक है ऐसे समझ सकते हैं, और ये लघु शिलालेख ये छोटे हैं, लेकिन इन पे अंतर अधिक किसका है? लेखों का। ये जो बड़े वाले पिलर हैं इन पे अधिकतम 7 लेख उत्कीर्ण है, लेकिन जो 7 लेख है केवल और केवल जो दिल्ली टोपरा का अभिलेख स्तंभ लेख है उसी पर है। बाकी जो अन्यत्र जो हैं उन पे केवल 6 लेख लिखे हुए हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और जो टोपरा है ये हरियाणा के अंबाला जिले में पड़ता है, जहाँ से जो अपने दिल्ली का एक शासक हुआ करता था फिरोज शाह तुगलक, वह क्या करता है उस टोपरा से उस स्तंभ को लाकर कहाँ पे लगा दिया? अपने दिल्ली में स्थापित करता है फिरोज शाह कोटला स्थान पे। तो इस ये जो अभिलेख है, ये सॉरी स्तंभ लेख है, इसी में 7 लेख उत्कीर्ण है, बाकी किसी में भी नहीं है, बाकी में 6 लेख उत्कीर्ण है। इसके बाद हम बात करें अपन लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख भी लगभग 6 स्थानों से पाए गए हैं और इन पे प्रत्येक स्तंभ पर अलग अलग छोटे छोटे लेख उत्कीर्ण है। यहाँ पे तो क्या है, सिमिलरिटी है, लेकिन इस ये जो लघु स्तंभ लेख है इनमें सिमिलरिटी नहीं है। हर लेख में अलग अलग बातें लिखी हुई है और एक लेख लिखा हुआ है, इससे ज्यादा भी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमने दिया लघु स्तंभ लेख। इसके आगे बात करते हैं गुहा लेख। गुहा लेख में अशोक ने गुहाएं तो 4 बनवाई है, लेकिन जो उनमें लेख उत्कीर्ण करवाए वो केवल 3 जो गुहाएं हैं इन्हीं में लेख उत्कीर्ण करवाए। कौन कौन से? सुदामा, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी। इसकी जो दीवार है वहां पे भी लेख उत्कीर्ण किए गए हैं और आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस तरीके की यहाँ पे जो बराबर नामक जो पहाड़ी है यहाँ पे गुहाएं अंदर बनी हुई है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि ये जो पार्ट है ये आपके सिलेबस में बहुत अधिक नहीं है, मतलब सिर्फ नाम दे रखा है शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, लेकिन मैंने यहाँ पे इतना डिस्क्रिप्टिव इसलिए लिया है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए ये बात समझ में आ जाए अच्छे से कि क्या शिलालेख है, उसमें भी चतुर्दश शिलालेख क्या है, लघु शिलालेख क्या होते हैं, स्तंभ लेख क्या होते हैं, लघु स्तंभ लेख क्या होते हैं और गुहा लेख क्या होते हैं। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अशोक के उत्तराधिकारी व मौर्य साम्राज्य का पतन, कि किस तरीके से अशोक के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए कौन कौन हुए और उसके बाद में किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अशोक के उत्तराधिकारी व मौर्य साम्राज्य का पतन। सम्राट जो अशोक है 232 ईसा पूर्व है, इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में वहां पे जो उत्तराधिकारी बने, जो शासक बने, वो लगभग उन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया, मतलब 185 ईसा पूर्व तक।
तो इस दौरान कौन राजा हुआ, इसके बारे में पुराणों में, बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में और अभिलेखों में इसका विवरण मिलता है। हालांकि अभिलेखों में केवल इसका स्पेशल जो पुत्र दशरथ है इसी के बारे में उल्लेख मिलता है, वरना तो यदि सभी का मिलता तो हम बहुत ही सटीक जानकारी अपने पास में होती। लेकिन जो बौद्ध साहित्य, पुराण और अपने जैन साहित्य है उसी के आधार पे अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो उसमें हम बात करें तो अपने जैसे बौद्ध ग्रंथ और पुराणों के अकॉर्डिंग ये है कि यहाँ पे अशोक की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जो कुणाल है वो मगध का शासक बनता है। और दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इसको धर्म विवर्धन कहा गया है। अब धर्म विवर्धन कहा गया है, इतना याद करने से कुछ नहीं होता, हमें समझना होगा कि क्यों दिव्यावदान में धर्म विवर्धन इसको इसलिए कहा गया है। और धर्म विवर्धन का मतलब ये होता है कि धर्म निरपेक्ष, सेकुलर। तो ये व्यक्ति जो है कुणाल, ये धर्म निरपेक्ष है। इससे पहले आप अशोक की बात करेंगे तो अशोक कैसा है, बौद्ध धर्म को मानने वाला है और इसका उत्तराधिकारी क्या बनता है, धर्म निरपेक्ष, वह किसी भी धर्म को विशेष स्थान नहीं देता है। इस तरीके से इसलिए इसको कहा गया है दिव्यावदान में धर्म विवर्धन, मतलब धर्म निरपेक्ष। ये कुणाल जो था ये अंधा था, इस अंधा होने की वजह से इसका पुत्र जो संप्रति है वह शासन का जिम्मा संभालता है। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करें, इसके बाद में अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि कुणाल के बाद पुत्र जो इसका दशरथ है इसने भी शासन किया था। और पुत्र जो दशरथ है इसका अभिलेखों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि इसने नागार्जुनी जो गुफाओं का निर्माण करवाया और इनको किसको दे दी, आजीवक संप्रदाय के जो भिक्षु थे उनके लिए इसने भी निर्माण करवाया। ध्यान रखें, अशोक ने भी 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, कारण, चापार, विश्व झोंपड़ी इनका तो। और इसी तरीके से ठीक जो अपने पुत्र दशरथ है इसने भी 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। और वो गुफाएं किसके लिए थी, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए भी, और इन्होंने भी आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए ही इनका निर्माण करवाया। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। ये अपने को ग्रंथों के माध्यम से स्पष्ट उल्लेख मिलता है और पुत्र दशरथ का जो उल्लेख है ये हमें अभिलेखों में भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गुफाएं हैं, उन्हीं से पता चल जाता है, उसमें लेख लिखे हुए हैं। इसके आगे बात करें, कश्मीर का जो लेखक है कल्हण, उसने अपनी जो पुस्तक लिखी राजतरंगिणी, उसमें वह ये लिखता है कि सम्राट जो अशोक का पुत्र है जलोक, या कई जगह आपको जालोक भी पढ़ने को मिलेगा, वह कहाँ का शासक था, कश्मीर का शासक था। इसके अलावा बात करूं, तिब्बत के इतिहासकार हैं तारानाथ। वो तारानाथ बताते हैं कि सम्राट अशोक के पुत्र थे वीरसेन, और वीरसेन ने गांधार का शासक बना था। इस तरीके से ये हमें अलग अलग बातें हमको इतिहास में मिलती हैं अलग अलग लेखकों ने। हालांकि इनमें काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन अपने सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग इतना याद रखें, सम्राट अशोक के बाद में जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो कमजोर थे। और जैसे बात करें मगध की, तो मगध में कुणाल ने शासन किया। ये अंधा होने के कारण इसके पुत्र संप्रति ने इसका शासन का जिम्मा संभाला, और इसी के पुत्र दशरथ ने भी शासन किया, जिसका उल्लेख हमें अभिलेखों से भी प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे नागार्जुनी गुफाओं का जो आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए इसने निर्माण करवाया था। इस तरीके से हमें ये उल्लेख मिलता है। इसके बाद में बात करें राजतरंगिणी का, तो राजतरंगिणी का लेखक कल्हण जो है ये इसमें उल्लेख करता है कि सम्राट अशोक का पुत्र जो जलोक या जालोक है वो कश्मीर का शासक बनता है। इसके अलावा तिब्बत के जो इतिहासकार तारानाथ है वो बताते हैं कि सम्राट अशोक का पुत्र जो वीरसेन है वो गांधार का शासक बनता है। यहाँ तक की बात स्पष्ट हो गई। बीच में कौन राजा बना क्या अपने मतलब की बातें नहीं है, अपने सिलेबस में भी नहीं है। हम सीधे बात करेंगे कि जो मौर्य सम्राट, मौर्य जो वंश है, मौर्य जो साम्राज्य, इसका जो अंतिम शासक था उसके बारे में बात करते हैं। इसका अंतिम जो मौर्य सम्राट था वो था वृहद्रथ। क्या नाम था? वृहद्रथ, अच्छे से याद कर ले। और उसी का एक मंत्री था, वो था ब्राह्मण मंत्री, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने मौका पाकर वृहद्रथ की हत्या कर दी और स्वयं क्या बन गया, शासक बन गया। और उसी ने पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ये बात है
85 ईसा पूर्व। तो इस तरीके से इसका जो मंत्री है पुष्यमित्र शुंग, इसने वृद्धरथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में शुंग वंश के नाम से यह शासक बन गया, या कहें कि शुंग वंश की स्थापना की। इस तरीके से आपने इसके जो अशोक के उत्तराधिकारी हैं उनके बारे में समझ विकसित हुई। इसकी एक दो बातें जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें सिलेबस की नहीं, थोड़ा कुछ बातें हमने विशेष बातें भी समझनी चाहिए। यहाँ पे सम्राट अशोक जो है आप देख रहे हैं बौद्ध धर्म का विशेष ध्यान रख रहा है। यदि बौद्ध धर्म का विशेष ध्यान रखेगा तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, बाकी जो धर्म के लोग हैं वो उसके विरोधी होंगे। हो सकता है यहाँ पे अशोक अधिक ताकतवर है, इसलिए वो अपना भार, जो भी विरोध है वो भार प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि एग्जाम्पल बताऊं, इसने क्या किया था, ब्राह्मण धर्म के अकॉर्डिंग या ब्राह्मण ग्रंथों के अकॉर्डिंग जो यज्ञ किए जाते थे उसमें पशु बलि जो दी जाती थी उसको बिल्कुल पूर्णतः बंद कर दिया था। तो नेचुरल है ब्राह्मण क्या होंगे, विरोधी होंगे, और भी अन्य धर्म वाले भी विरोधी होंगे। तो कुणाल यहाँ पे क्या करता है, इसको संतुलित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष बन जाता है कि हम न तो बौद्ध धर्म के समर्थन करेंगे, न जैन धर्म का करेंगे, या न ही हिंदू धर्म का करेंगे। हम बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हैं, जिसकी जो इच्छा है वो अपना धर्म मान सकते हैं, इसीलिए इसको धर्म विवर्धन कहा गया है। इसके अलावा मैं बात करूं, अंतिम जो वृद्धरथ था ये कमजोर, ये सारे शासक कमजोर हुए हैं, अशोक की तरह पावरफुल नहीं रहे। इसलिए अब ब्राह्मणों में वैसे ही विरोध है मौर्य वंश का। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म है इसके खिलाफ बहुत सारी बातें बोलते हैं। तो इसीलिए ब्राह्मण मंत्री ने इसका वध कर दिया और शुंग वंश की स्थापना कर दी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने अशोक के उत्तराधिकारी जो थे उनके बारे में और मौर्य साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। यदि आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौर्य प्रशासन, सबसे पहले बात करते हैं कि मौर्य प्रशासन की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहां कहां से मिलती है। मौर्य प्रशासन की जो जानकारी के स्रोत हैं वो है जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय था वहां के जो गुरु हैं कौटिल्य या कहें चाणक्य, उनके द्वारा एक रचित ग्रंथ है, ये संस्कृत भाषा में है, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र के नाम से ऐसे लगता होगा कि ये मुद्रा से संबंधित होगा, मतलब पैसे इकोनॉमिक से संबंधित होगा, लेकिन ये मूलतः ये राजनीति से संबंधित ये ग्रंथ है। उस समय जब मौर्य काल के जो शासन प्रबंधन था, एग्रीकल्चर थी, राजनीति थी, उसके बारे में इसमें दिया हुआ है। तो अपन ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र के माध्यम से जान पाते हैं कि मौर्य जो प्रशासन था वो कैसा था। इसके बाद हम बात करें मेगास्थनीज की इंडिका। आपने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया होगा, मतलब इनसे पहले जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया था, उस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को जब पराजित कर देता है तो वहां से जो एक दरबारी आता है, नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम है मेगास्थनीज, और वह एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है इंडिका। उसके में भी हमें प्राप्त होता है क्या, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी हमें उपलब्ध होती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेखों के बारे में जब हमने अध्ययन किया था तो बताया था कि अशोक के जो अभिलेखों की आवश्यकता हुई वो इसलिए हुई थी कि जो राज्यादेश हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे उनको सूचना दी जाए। तो इनके अंदर अशोक के जो अभिलेख हैं इनके माध्यम से भी हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करें कि मौर्य प्रशासन क्या होता है। प्रशासन के बारे में बात करें कि किसी राज्य में मानव की गतिविधियों का जो प्रबंधन है वही क्या कहलाता है, प्रशासन। अब बात की हमने राज्य की, तो राज्य की बात करते हैं। कौटिल्य क्या कहता है, कौटिल्य के अनुसार राज्य के 7 अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला राजा, उसके बाद में अमात्य, जनपद, सेना, दुर्ग, कोष और मित्र। ये जो 7 अंग बताए हैं इनमें सबसे अधिक जो प्रमुख होता है वो होता है राज्य के इन 7 अंगों में सबसे प्रमुख कौन होता है, सम्राट या कहें राजा। ये राजा होता है, ये सबसे प्रमुख होता है। भारत में पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का जो सूत्रपात हुआ था वो मौर्य प्रशासन में ही हुआ था। अब
केंद्रीकृत का मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत शासन का मतलब ये होता है कि पूरे साम्राज्य में यदि कहीं पे पत्ता भी हिलना है तो किससे पूछा जाएगा? राजा से पूछा जाएगा। मतलब सत्ता का जो केंद्र है वो कौन है? राजा है। सारे पावर्स किसके पास है? राजा के पास है। लेकिन मौर्य प्रशासन में राजा के पास में इतने अधिक पावर होने के बाद भी वह निरंकुश नहीं है। और राजा के पास जब इतने सारे कार्य हैं तो वो कैसे पूरा करेगा? तो राजा अपने कार्यों के लिए अमात्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की सहायता से अपने कार्य पूरे करता था। अब ये अमात्य का मतलब होता है राज्य के सभी जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं उनको अमात्य कहा जाता था। राजा को तुरंत परामर्श के लिए भी एक मंत्रिण होती थी, जिसमें युवराज, अमात्य प्रमुख, सेनापति और सन्निदाता सम्मिलित होते थे। जैसे राजा के सामने कोई भी राजा को परामर्श लेना है तो तुरंत यदि पूरी मंत्री परिषद को बुलाएगा तो आने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके पास में ये 4 जो थी उनका एक छोटी मंत्रण होती थी, जिसमें राजा तुरंत जैसे कोई निर्णय लेना होता था तो उससे संबंधित परामर्श करता था। कि यहाँ पे युवराज, अमात्य प्रमुख, सेनापति और सन्निदाता से, इन सभी से मिलकर बनती थी मंत्रिण। इस मंत्रिण के अलावा भी राजा को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद और हुआ करती थी। लेकिन इस मंत्री परिषद में राज्य के सभी अमात्य, मंत्री और अधिकारी सम्मिलित होते थे। इसके आगे बात करें और लेकिन ये मंत्री और मंत्री परिषद जो है, इनके जो अधिकारी है, इनकी नियुक्ति कैसे की जाती थी? इनकी नियुक्ति की जाती थी उनके चरित्र को भली भांति जांच परखने के बाद। अब कहें कि उनके चरित्र को कैसे जांचा परखा जाता था? एक क्रियाविधि थी जिसका नाम था उपदा परीक्षण। क्या होता है उपदा परीक्षण? इसके बारे में बताते हैं कि उपदा परीक्षण क्रिया के दौरान ये किया जाता था कि जिस अधिकारी की नियुक्ति है या अमात्य को नियुक्त करना है तो उसको इन 4 प्रक्रियाओं से गुजरना होता था। भयोपदा, ये चेक किया जाता था कि कहीं व्यक्ति डर के मारे तो कोई काम नहीं करता है। कामोपदा, कहीं पता चले कि सुंदर स्त्री यदि इसके सामने ला दी जाती है तो ये काम कर देता है उसका, तो इस तरीके की भी नहीं हो तो कामोपदा चेक किया जाता था। इसके बाद अर्थोपदा, कि ऐसा नहीं है कि कई मंत्री नियुक्त किए पता चले कि ये पैसे लेके काम कर रहा है। और धर्मोपदा, कि धर्म के प्रभाव में भी काम नहीं करे, कोई समान धर्म का व्यक्ति आके कहे कि ये इस धर्म का काम है इसलिए आपको कर देना चाहिए, आप भी इसी धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इन चारों के प्रकार से चेक किया जाता था और इसी प्रक्रिया को कहा जाता था उपदा परीक्षण। और इसी के बाद में अमात्य, मंत्री या पुरोहित जो भी हैं उनकी नियुक्ति की जाती थी। इसके बाद हम बात करें मौर्य प्रशासन की, तो मौर्य प्रशासन जो है वो 3 भागों में हम बांट के यहाँ पे अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद में नगर प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का मतलब जो पूरे साम्राज्य का जो केंद्र थी, राजधानी थी, वहां पे जो प्रशासन किया जाता था वह है केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में बात करें तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसके अंदर 18 विभागों का उल्लेख किया गया है और इन विभागों को तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और इन तीर्थ के जो अध्यक्ष होते थे उनको महामात्र कहा जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थों की यदि बात करें तो 4 जो तीर्थ थे वो सबसे प्रमुख थे। कौन से? मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। यहाँ पे मंत्री से तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री, जो जितने भी मंत्री या कहें कि अमात्य प्रमुख जिसकी बात करें वो हुआ करता था। पुरोहित जो धर्माधिकारी होता था, धर्म के मामले जो देखा जाता था वह होता था। सेनापति जो युद्ध विभाग का जो मंत्री होता था वह कहलाता था सेनापति, तो वह भी सबसे प्रमुख तीर्थ होता था। और युवराज राजा का उत्तराधिकारी जो प्रशासनिक कार्यों में राजा की मदद भी करता था। ये सबसे प्रमुख तीर्थ हुआ करते थे। इनके अलावा हम बात करें तो समाहर्ता, राजस्व एकत्रित करने वाला ये पद हुआ करता था, एक मंत्री होता था और इसका आय व्यय का ब्यौरा रखना इसका कार्य होता था। वार्षिक बजट तैयार करना वह भी इस समाहर्ता का कार्य होता था। इसके अलावा सन्निदाता, कोषाध्यक्ष जो हुआ करता था वो साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोषगृह और अन्नागार बनवाना इसका कार्य होता था। कि जैसे मान लो अपने राजस्व के रूप में अनाज आ रहा है तो कहाँ पे एकत्रित किया जाएगा, इसलिए उसको अन्नागारों का निर्माण करना और जो कोष आता था मतलब रेवेन्यू जो आता था उसके स्थापित करने के लिए या उसको रखने के लिए भी वहाँ पे कोष गृह निर्माण किए जाते थे। ये जो 18 जो विभाग हैं उनमें से अपने जो प्रमुख के जो 6 तीर्थ हैं उनके बारे में हमारे यहाँ पे सिलेबस में दे रखा है। यदि आप सभी के बारे में
पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं, तो क्योंकि आपके 10th क्लास में तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी लोग यदि कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से बाकी संपूर्ण अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इन्हीं पदों के बारे में ध्यान देंगे। इन मंत्रियों के अलावा वहां पे अनेक अन्य भी महत्वपूर्ण जो विभागाध्यक्ष हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में ऐसे 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, उनमें से कुछ जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनके हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शीताध्यक्ष। ये कृषि विभाग का प्रमुख हुआ करता था। शीताध्यक्ष आप कैसे याद करें इसको? शीताध्यक्ष, जब आप खेत के अंदर हल जोतते हैं तो हल के फाल से जो लाइनिंग बनती है उसको भी सीता कहा जाता है, और उसका जो अध्यक्ष है वह कहलाता है शीताध्यक्ष। तो यहां से आप याद कर सकते हैं कि कृषि से संबंधित जो कृषि विभाग का जो प्रमुख है वो क्या है? शीताध्यक्ष। इसके बाद में बात करें पण्याध्यक्ष। कोटिल ने जो व्यापारिक जो वस्तुएं थी उनको पढ़ने कहा है उन्होंने, और व्यापारिक संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं उनका जो अध्यक्ष है उसको कहा गया है पण्याध्यक्ष। उसके बाद में बात करें सूत्राध्यक्ष। वस्त्र उत्पादन संबंधी क्रियाओं जैसे कताई और बुनाई का जो नियंत्रण करने वाला जो अधिकारी होता था वह कहलाता था सूत्राध्यक्ष। यहाँ पे इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे सूत के माध्यम से जो कपड़े बनते थे और उसी से सूत्राध्यक्ष, इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद बात करें लूनाध्यक्ष। ये बूचड़ खाना का अधिकारी हुआ करता था। बूचड़ खाने का मतलब होता है जहाँ पे कसाई गोश्त के लिए जानवर की बलि देता है या उसका गोश्त काटने के लिए उसकी हत्या करता है, तो ऐसा स्थान कहलाता है बूचड़ खाना। उसका जो अध्यक्ष कहलाता था लूनाध्यक्ष। उसके बाद में बात करें पोतवाध्यक्ष। पोतवाध्यक्ष नाम से तो आपको लग रहा होगा किसी नाव से संबंधित होगा, क्योंकि पोत का मतलब नाव होता है, लेकिन यहाँ पे कतई नहीं लेके चलें। इसका मतलब यहाँ पे मतलब होता है जो तोल और जो माप के जो साधन हैं इन पे जो नियंत्रण करने वाला अधिकारी होता था उसको कहते थे पोतवाध्यक्ष। इसके बाद में करें आठविक। वन विभाग का प्रमुख जो होता था उसको कहा जाता था आठविक। इसके अलावा विविधाध्यक्ष, जो चरागाह का जो अधिकारी होता था, प्रमुख अधिकारी, उसको कहा जाता था विविधाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, मुद्रा पद्धति का संचालन करने वाला व्यक्ति को कहा जाता था लक्षणाध्यक्ष। अब यहाँ पे नाम आगे आ रहा है मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष के नाम से मतलब आप मुद्रा से कतई नहीं लगाए, इसका मतलब है पासपोर्ट विभाग से जो व्यक्ति पासपोर्ट मतलब अन्य राज्य को या अन्य देश को जाने के लिए जो पासपोर्ट जारी करना और उससे आने वाले से वहाँ का पासपोर्ट लेना, एंट्री पास लेना। इसके आगे बात करें, यहाँ पे अपने सिलेबस में एक और नाम दे रखा है युक्त। ये जिला स्तर पर राजस्व और लेखा से संबंधित जो अधिकारी होता था, मतलब एक तरह से एक लेखाकार होता था जो राजस्व से संबंधित ब्यौरा लिखने का कार्य करता था। इसके आगे बात करें प्रांतीय प्रशासन के बारे में। अशोक के समय में मगध साम्राज्य में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, और जो प्रांतों का जो शासन है वो देखता था या तो राजकुमार, मतलब राजा का जो भी पुत्र है वो देखता था राजकुमार, या इसके अलावा कोई भी योग्य व्यक्ति है जो राजकुमार मतलब राज्य या परिवार से तो नहीं है लेकिन इसके अलावा है तो उसको कहा जाता था आर्यपुत्र। तो इस तरीके से ये प्रांत का अधिकारी होता था। और जो 5 प्रांत थे कौन कौन से मौर्य काल में, उनकी हम बात करें तो उत्तरापथ, और उत्तरापथ की राजधानी यहाँ पे थी तक्षशिला। उसके बाद में बात करें अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो थी उज्जैनी। और कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली। और दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवर्णगिरी यहाँ पे। और मध्य देश कहें या इसका नाम प्राच्य देश भी था, मतलब पूर्व से संबंधित, तो यह है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे ये प्रमुख जो सबसे प्रमुख राजधानी भी यहाँ की हुआ करती थी। अब यहाँ पे कार्यकलाप कैसे होते थे इन स्टेट्स में, क्या क्या प्रशासन चलता था, उसके बारे में हम आगे देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बात की साम्राज्य, तो पूरा संपूर्ण साम्राज्य जैसे अशोक का साम्राज्य है या मौर्य का पूरा साम्राज्य है वो आ गया। वो साम्राज्य किसमें बटा हुआ था? प्रांतों में। और प्रांतों पे जो अधिकारी हुआ करता था उसको कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। इसके बाद में प्रांत जो विभाजित था वो विषयों में विभाजित था, और विषय का जो अधिकारी होता था वह कहलाता था विषयपति। विषय आगे बटा होता था जिले में, और जिले का जो अधिकारी होता था वह कहलाता था स्थानिक। जिला भी फिर आगे विभाजित होता था 10 गांवों के समूह में जिसको कहा जाता था संग्रहण, और इसका जो अधिकारी होता था वह गोप कहलाता था। और प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है वह यही होता था गोप, क्योंकि इसके बाद में तो क्या आ जाएगा, गांव आ जाएंगे, शहर आ जाएंगे, तो उनका प्रशासन अलग होता था जो इसका लेकिन प्रशासन के रूप में जो सबसे छोटी कड़ी है वह यही है। इसके आगे हम बात करें
कि जो आपने केंद्रीय प्रशासन के दौरान आपने देखा था, पदाधिकारी, सबसे प्रमुख पदाधिकारी समाहर्ता, उस समाहर्ता के नीचे एक अधिकारी और होता था जिसका नाम था प्रदेष्टि, और इस प्रदेष्टि के अंडर में यहाँ पे ये स्थानिक, गोप और इसके अलावा जो ग्राम अधिकारी थे, इनके कार्यों की जांच का कार्य हुआ करता था प्रदेष्टि का। इसके आगे हम बात करें नगर प्रशासन की, तो नगर प्रशासन मेगास्थनीज के अनुसार नगर का जो शासन प्रबंधन है वो 30 सदस्यों का एक मंडल हुआ करता था। इसमें 6 समितियां होती थी और प्रत्येक समिति में क्या होते थे, 5 सदस्य होते थे। तो प्रथम समिति का जो कार्य होता था वह होता था उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करना। जो उद्योग है, शिल्प है, शिल्प का मतलब कला से संबंधित, जैसे मूर्ति कला है या पत्थर की अनेक कलाएं अन्य भी हो सकती है, उनसे संबंधित निरीक्षण का कार्य था। द्वितीय जो समिति थी, दूसरी जो समिति थी, विदेशियों की देखरेख करना, जो विदेशी व्यक्ति आए हैं या वहां से उनकी देखरेख करना होता था। इसके अलावा तृतीय जो समिति थी उसका काम था जन्म मरण का लेखा जोखा करना। आज आप देखते होंगे जो नगर निगम है या ग्राम पंचायत है, जो जन्म मृत्यु का पंजीकरण करते हैं, आप देख सकते हैं भारत के जो मौर्य शासन काल था या मौर्य प्रशासन था, उस समय भी ये समिति बनी हुई थी जो जन्म और मरण का लेखा जोखा रखती थी। इसका मतलब ये मान सकते हैं कि भारत में सबसे पहले यहाँ से जो जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जो माने तो यहाँ पे मौर्य काल से मान सकते हैं। इसके आगे हम बात करें, चतुर्थ समिति जो थी वह व्यापारिक और वाणिज्यिक का कार्य देखती थी। पांचवी जो समिति थी वह निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करती थी, और जो छठी समिति है वह विक्रय मूल्य का जो 10वां भाग टैक्स के रूप में या बिक्री कर के रूप में वसूल करती थी। इस तरीके से चलता था नगर का प्रशासन। और आपने ये देखा पूरे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन किस तरीके से वहां पे चलता था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि मौर्य काल में वहाँ का जो शासन प्रबंधन कैसा है, मतलब प्रशासन कैसा था, उसके बारे में। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कि मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी, कि उस समय जब मौर्यों का जब शासन था उस समय मगध की जो सेना व्यवस्था कैसी थी। आइए उसके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करते हैं। सैन्य व्यवस्था मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 8,000 रथों से सुसज्जित सेना थी। सेना के गठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था जो 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। सैन्य व्यवस्था के बारे में मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में वर्णन किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, जो प्रथम शासक था, उसकी विशाल सेना थी, क्योंकि ये उसी के समय शासन काल में रहा है, इसलिए उसी की बात करेंगे यहाँ पे। तो वह कहता है कि उसके पास क्या थे, 6 लाख तो पैदल सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही जो अश्व पे बैठ के युद्ध करने वाले सैनिक थे, 9,000 हाथी थे उसके पास और 800 रथ जिनके माध्यम से वह युद्ध। अब देख सकते हैं कितनी विशाल सेना है। तो इसी कारण से चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में अपने मौर्यों का साम्राज्य का विस्तार किया था। अब आगे बात करें कि लेकिन ये जो सेना का जो गठन है वो कैसे करता था, इसके लिए एक अलग से विभाग बना हुआ था जिसका नाम था सैन्य विभाग। सैन्य विभाग में क्या था, उसका क्या संगठन था, उसकी हम बात करें तो सैन्य विभाग में 6 समितियां बनी हुई थी और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे, 5 सदस्य हुआ करते थे। अब वो समितियां क्या करती थी सैन्य विभाग में, उनकी हम बात करें तो जो प्रथम समिति है वो काम देखती थी नौसेना की, मतलब जल सेना की। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के पास में एक ऐसी सेना भी थी जो समुद्र में लड़ने के लिए या मतलब जहाँ पे भी जल है उसमें लड़ने के लिए उसके पास में बिल्कुल सेना थी, जिसको नौसेना या जल सेना के नाम से जाना गया है। आज भी नौसेना ही कहा जाता है। द्वितीय जो समिति है वह युद्ध सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था करती थी। जैसे मान लो कहीं पे भी सेना को जाना है या कुछ करना है, युद्ध के लिए जाना है, तो उसके यातायात के क्या साधन होंगे या कैसे जाएंगे,
उनकी रसद की क्या व्यवस्था होगी, और युद्ध में जो सामग्री लेके जाएंगे युद्ध लड़ने के लिए, जैसे मान लो उस समय तलवार हैं, भाले हैं, धनुष बाण है, जो भी उनको युद्ध के अंदर जो सामग्री आवश्यकता है या बचने के लिए ढाल है, इन सब की व्यवस्थाएं करना इस द्वितीय समिति का काम हुआ करता था। इसके बाद में बात करें तृतीय समिति बात काम करती थी पैदल सेना के लिए। पैदल सेना की जितनी भी देख रेख है वह कौन करती थी? तृतीय समिति। चतुर्थ समिति करती थी अश्वारोही सेना के लिए, और पांचवी समिति हाथी सेना के लिए, छठी समिति रथ सेना के लिए। इस तरीके से आपने देखते हैं जो 6 समिति हैं, 6 में से 5 समिति तो अलग अलग सेनाओं के लिए काम कर रही हैं, और एक जो द्वितीय समिति है ये इन सभी की मिलाकर युद्ध सामग्री, यातायात और रसद की व्यवस्था करती है। इसके आगे बात करें, सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतःपाल कहलाता था। अब अधिकारी क्या कहलाता था? अंतःपाल। और सीमांत क्षेत्र का व्यवस्थापक भी अंतःपाल होता था। जैसे मौर्य साम्राज्य जितनी दूर में विस्तृत है, तो सीमाओं के ऊपर अन्य जो शासक है या अन्य राज्य है, नेचुरल है, उससे युद्ध वगैरह की स्थिति कभी भी हो सकती है। इसलिए इसी जो अंतःपाल जो सेना का अधिकारी था, इसी को वहां का व्यवस्थापक बना के रखते थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में या मौर्य के जो साम्राज्य था उस समय सैन्य व्यवस्था कैसी थी। या आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने वहां के मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम बात करते हैं मौर्यकालीन जो समाज की स्थिति है या मौर्यकालीन जो समाज है उसके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौर्यकालीन जो समाज की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगस्थनीज की इंडिका से और अशोक के अभिलेखों से। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को क्या कहा गया? वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना गया तथा चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको इस तरीके से परिभाषित किया है, वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पे डिवाइडेशन किया है, और उसमें हर वर्ण के जो व्यवसाय हैं उनको निर्धारित किया है। इसके अलावा कौटिल्य ने निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षता, वेदहक, सूत, चांडाल आदि जातियों का भी उल्लेख किया है। ये 4 वर्णों के अलावा इन जातियों का भी अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में क्या किया है? उल्लेख किया है। ये तो बात हो गई अर्थशास्त्र की, मतलब अपने कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है ग्रंथ उसके माध्यम से। अब बात करते हैं मेगस्थनीज की इंडिका क्या कहती है। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में वर्गीकृत किया है। यह आपको पता है विदेशी था, यहाँ की व्यवस्था को ढंग से समझ नहीं पाया। चाणक्य के रूप को अधिक अपन यहाँ पे सत्य माना जा सकता है, लेकिन मेगस्थनीज का अध्ययन करना जरूरी है। तो आइए इसमें देखते हैं कि मेगस्थनीज ने अपने समाज को 7 जातियों में जो वर्गीकृत किया उसमें कौन कौन सी बताई है। दार्शनिक, अपने यहाँ पे आप समझ सकते हैं दार्शनिक कोई जाति नहीं होती है। तो दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद व अन्य शासक वर्ग। इस तरीके से इन 7 वर्गों में या 7 जातियों में अपने समाज को बांट देता है। लेकिन जब मेगस्थनीज ये वर्गीकरण जो करता है उसमें जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर जो है इसको भुला देता है। तो इस तरीके से अपने समाज को 7 भागों में बांटा। इसके आगे बात करें हम स्त्रियों की, तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल से अच्छी थी तथा उन्हें पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। स्मृति काल का मतलब जैसे मनुस्मृति वगैरह का जो काल है उस समय की हम बात करते हैं, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पे अच्छी थी। और उनको क्या अधिकार दिए हुए थे? पुनर्विवाह है। मान लो कोई महिला है, वह विधवा हो गई, पुनर्विवाह कर सकती थी। इसके अलावा वह नियोग की अनुमति भी थी वहां पे। नियोग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। नियोग पर था, पति के नपुंसक अथवा रुग्ण होने पर पत्नी पर पुरुष के साथ संतानोत्पत्ति हेतु संपर्क कर सकती थी। ये अधिकार यहाँ पे मौर्य काल में महिलाओं को मिले हुए थे।
इस तरीके से हमने देखा कि मौर्य काल में समाज की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे जो ऑथेंटिक माना जा सकता है वो इसका माना जा सकता है कौटिल्य के वर्णाश्रम व्यवस्था को। मेगास्थनीज विदेशी होने के कारण यहाँ पे समाज को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया। हालांकि हमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना दोनों ही है, क्योंकि दोनों ने ही अपना वर्णन दिया है। इसके अलावा महिलाओं की बात हमने कर ही ली। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।